हेलो एवरीवन। आज 22 दिसंबर है और आज का जो पहला टॉपिक है हमारा वो है केरला, इंडियाज बटरफ्लाई कैपिटल। केरला को इंडिया का बटरफ्लाई कैपिटल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसा जो है, इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 337 स्पीसीज मिलती हैं बटरफ्लाई की। कहाँ पे मिलती हैं? वेस्टर्न घाट्स में, जिसमें से 328 केरला में ही मिलती हैं। इस वजह से केरला को इंडिया का बटरफ्लाई कैपिटल कहा जाता है। अब जो ये 337 स्पीशीज हैं पूरी बटरफ्लाई की वेस्टर्न घाट्स में, उसमें से जो 41 स्पीशीज हैं वो एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट है, मतलब वो सिर्फ वेस्टर्न घाट में ही पाई जाती हैं। फिर अगली चीज क्या है कि 36 स्पीशीज इतने में से क्या है, माइग्रेटरी स्पीशीज हैं। बटरफ्लाई भी माइग्रेट करती हैं। ये हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो, या कभी यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि गिवन ऑप्शंस में से कौन सी माइग्रेटरी स्पीशीज हैं, तो अगर उसमें आपको बटरफ्लाई दिखे तो उसे आप हटाएंगे नहीं, क्योंकि बटरफ्लाई भी माइग्रेट करती हैं। और 70 स्पीशीज ऐसी हैं जो कि प्रोटेक्टेड हैं अंडर WPA 1972 के एक्ट के अंदर। अब एक सेंचुरी है, इसका नाम है अरालम बटरफ्लाई सेंचुरी, ये कन्नूर केरला में है। ये क्या है? इंडियाज फर्स्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डेडिकेटेड स्पेसिफिकली टू बटरफ्लाईज। ये इंडिया का पहला ऐसा फॉरेस्ट है जिसको सिर्फ बटरफ्लाई प्रोटेक्शन के लिए ही बनाया गया है। तो ये थी इससे रिलेटेड, हमारी केरला से रिलेटेड, बटरफ्लाई कैपिटल से रिलेटेड। फिर अगर आपको इसका डेली पीडीएफ चाहिए या मंथली पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। और फिर अब आता है राइनो डी हॉर्निंग। आपने राइनोस के बारे में तो देख सुना ही होगा। तो राइनोस के जो हॉर्न होते हैं, ये उनके जो हॉर्न हैं, ये बहुत ही ज्यादा डिमांड में होते हैं। तो इसकी वजह से राइनोस को जो पोचर्स होते हैं वो मार देते हैं, फिर उनके हॉर्न्स को निकाल देते हैं और वो ब्लैक मार्केट में बहुत ही ज्यादा महंगे दाम पे बिकते हैं। क्यों बिकते हैं? क्योंकि ये एक स्टेटस सिंबल की तरह काम करता है। जैसे आइवोरी, आइवोरी मतलब हाथी के दांत भी एक स्टेटस सिंबल का काम करते हैं, इसीलिए वो भी बहुत महंगे मिलते हैं। और ये राइनो के सींग भी। ये ट्रेडिशनल मेडिसिन, एक्चुअली बहुत सारे चाइनीज ट्रेडिशंस हैं जहाँ पे इन्हें मेडिसिन की तरह यूज किया जाता है, इसलिए भी ये बहुत ज्यादा महंगे बिकते हैं। तो अब ऐसा कहते हैं कि वर्ल्ड में अराउंड 2800 राइनोज ही बचे हैं। तो अगर उन्हें भी अगर इनकी सींग के लिए मारा जाने लगा तो फिर तो बात बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। इसलिए राइनोज जो हैं उन्हें हमारी गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 2284 राइनोज के हॉर्न्स को क्या किया है, खुद से ही काट दिया है। कि जब उनके हॉर्न्स होंगे नहीं तो पोचर्स उन्हें मारेंगे भी नहीं हॉर्न्स के लिए। जिसकी वजह से 78% पोचिंग के केस रिड्यूस हो गए हैं, और जो भी एंटी पोचिंग बजट था उसका सिर्फ 1.2% इस्तेमाल करके गवर्नमेंट ने ये रिडक्शन ले आया है। तो इसलिए ये टॉपिक आ जाता है न्यूज में। और राइनोज आपको पता होना चाहिए सेकंड लार्जेस्ट लैंड मैमल है, जिनके जो हॉर्न्स होते हैं वो केराटिन प्रोटीन से बनते हैं, जिससे हमारे बाल, नाखून, ये सारी चीजें बनती हैं। तो फिर जो अगला टॉपिक हमारा आता है वो आता है इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन, डायबिटीज एटलस से। इसे कौन निकालता है? इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन ही निकालता है, जिसका हेडक्वार्टर ब्रसल्स बेल्जियम में है। अब ये क्या करता है? ये बताता है डायबिटीज के केसेस वर्ल्ड में कहाँ कहाँ कैसे कैसे हैं, किस प्रपोर्शन में है। तो पहली चीज जो इसने बताई कि जो अर्बन एरियाज हैं उनमें डायबिटीज के ज्यादा केस होते हैं रूरल एरियाज के कंपैरिजन। सिंपल सी बात है कि अर्बन एरियाज के लोगों का एक्सेस फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड फूड की तरफ ज्यादा होता है, ज्यादा इजीली अवेलेबल होते हैं और ज्यादा अट्रैक्टेड भी उन्हीं की तरफ होते हैं, इसलिए वहां पे ज्यादा की केसेस होंगे ही। और एक चीज और है कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डायबिटीज के केस कहाँ पे हैं? चाइना में है, और चाइना के बाद कहाँ पे है? इंडिया में है। तो इंडिया और चाइना इसे डोमिनेट कर रहे हैं डायबिटीज कैपिटल। इंडिया को तो डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। फिर अब हम देखेंगे कुछ चीज डायबिटीज के बारे में। तो डायबिटीज सिर्फ एक हेल्थ इशू नहीं है, ये हॉर्मोन्स और भी सारे कॉम्प्लिकेशंस को ट्रिगर करता है, और बहुत ही ज्यादा डेडली डिजीज है, क्योंकि इससे बाकी सारी डिजीजेज जो होती हैं वो बहुत ज्यादा वो क्या कहते हैं, उन्हें ये बढ़ा देता है। अगर किसी को डायबिटीज है तो उसे आप इजीली ऑपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर किसी को डायबिटीज है तो उसके घाव जल्दी भरते नहीं है, इसलिए उनके ऑपरेशन में भी दिक्कत आती है, और बहुत सारी दिक्कतें आती हैं एक्चुअली डायबिटीज से। तो ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जिसमें जो ब्लड का ग्लूकोज होता है उसका जो लेवल होता है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और फिर बढ़ा ही रहता है हमेशा। ये होता क्यों है? ये होता है इंसुलिन की वजह से। इंसुलिन क्या होता है, या तो कम हो जाए और या तो इफेक्टिव ही ना रहे, मतलब कम तो नहीं हुआ है पर जितना प्रोड्यूस हो रहा है वो काम कर नहीं रहा है।
तो अब इंसुलिन जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। इंसुलिन तो सबसे पहले एक हार्मोन होता है। फिर ये पैनक्रियाज के बीटा सेल से सेक्रीट होता है, मतलब इसे पैनक्रियाज सेक्रीट करते हैं, और इसका फंक्शन होता है जो ब्लड होता है उसमें ग्लूकोज को सेल के अंदर ले जाना। मान लेते हैं ये ब्लड है हमारा, ठीक है, ये ब्लड फ्लो हो रहा है, इसमें ये ग्लूकोज है जो, अब हमारा इंसुलिन है ये ग्लूकोज को यहाँ से कैप्चर करेगा और जो बॉडी के सेल है उस सेल में ले जाके दे देगा, ताकि वो उस सेल उस ग्लूकोज का इस्तेमाल करके एनर्जी बना सके। पर अगर इंसुलिन ये काम करना बंद कर देता है तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती जाएगी, जिस वजह से क्या होगा, हमें हो जाएगा डायबिटीज। हाँ, और एक चीज याद रखनी कि इंसुलिन लीवर से नहीं पैनक्रियास से बनता है। तो डायबिटीज के टाइप्स हैं, टाइप 1 है, टाइप 2 है, और एक है गेस्टेशनल डायबिटीज। जेस्टेशनल डायबिटीज एक्चुअली प्रेगनेंसी के टाइम पे ही होता है और बाद में ठीक हो जाता है ये अपने आप ही। जो टाइप 1 डायबिटीज है वो होता है ऑटो इम्यून डायबिटीज, मतलब बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं इसमें, और इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाता है इंसान। ज्यादातर ये चिल्ड्रंस और यंग बच्चों में ही देखा गया है। जो सबसे कॉमन डायबिटीज है वो क्या है, टाइप 2 डायबिटीज। इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, मतलब इंसुलिन बन रहा होता है पर बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं कर पाती है। और टाइप 1 में क्या होता है, टाइप 1 में ऑटो इम्यून हो जाता है, मतलब इंसुलिन प्रोड्यूस सही से नहीं हो पाता है, किससे, पैनक्रियास से। तो अब जो टाइप 2 डिजीज है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जिसमें बॉडी इंसुलिन का इस्तेमाल करना बंद कर दे रही है, वो होता है लाइफस्टाइल डिजीज के नाते। अब लाइफस्टाइल डिजीज के नाते कैसे होता है, लाइफस्टाइल डिजीज का मतलब कि अगर किसी को मोटापा है या किसी को ओबेसिटी है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा है इन सब वजह से, या हेल्दी फूड नहीं खा रहा है, फास्ट फूड ज़्यादा खाता है, या कार्बोहाइड्रेट या फैट वाले या शुगर वाले फूड्स ज़्यादा कंज्यूम करता है, तो इनिशियली इंसुलिन प्रेजेंट होता है, बट धीरे धीरे वो कम होता जाता है। फिर गेस्टेशनल डायबिटीज के बारे में मैंने बता दिया आपको, प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है और फिर धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है अपने आप। अब प्री डायबिटीज, जो ब्लड शुगर, मतलब डायबिटीज के पहले क्या होता है, डायबिटीज से पहले ये होता है जो ब्लड शुगर होता है वो नॉर्मल से ज़्यादा होता है। डायबिटीज से पहले का स्टेज है ये। लाइफस्टाइल चेंज से रिवर्स किया जा सकता है इसको। अगर आपको स्टार्टिंग में पता चल जाए कि आपके सिम्टम्स आ रहे हैं डायबिटीज होने के, तो आप इसे क्या करते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। डायबिटीज के क्या सिम्टम होते हैं, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होता है, एक्सेसिव थर्स्ट होती है, वेट लॉस होने लगता है, फेटीग होने लगता है। ये सारे सिम्टम्स हैं डायबिटीज के। इंडिया को डायबिटीज कैपिटल कहते हैं, क्यों, क्योंकि इंडिया में लाइफस्टाइल डिजीजेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं अर्बनाइजेशन और पुअर डाइट की वजह से। तो अब ये था हमारा डायबिटीज का टॉपिक। फिर जो अगला टॉपिक हमारा है वो है पिप्रहवा स्तूपा से। तो पिप्रहवा जो स्तूप है वो क्या है, वो सिद्धार्थनगर यूपी में है। इसे मानते हैं बरियल साइट है, यहाँ पे गौतम बुद्धा की एशेस और बोन फ्रेगमेंट्स को यहाँ पे बरी किया गया है। मौर्यन टाइम में ये बना था और 1898 में इसे एक्सकवेट किया था विलियम क्लैंगस्टन पेपे ने, जो कि एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे। अब हम देखेंगे कि स्तूप क्या होता है। तो स्तूप क्या है, एक हेमिस्फेरिकल फ्यूनरी है। फ्यूनरी मतलब यहाँ पे लोगों के अस्थियां यहाँ पे डिपॉजिट की जाती हैं, ठीक है, रेलिक्स होते हैं यहाँ पे। यहाँ एक्चुअली जो स्टार्ट हुआ था ये वैदिक टाइम में स्टार्ट हुआ था बरियल माउंट से। फिर बाद में बुद्धिज्म ने इसे बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया। इसमें गौतम बुद्ध के और उनके मतलब बुद्धिज्म के इम्पोर्टेंट मॉन्क्स के क्या है, रेलिक्स यहाँ पे डिपॉजिटेड रहते हैं, जो कि ये बुद्धा की लाइफ के इम्पोर्टेंट इवेंट्स को भी मार्क करता है और ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप और मेडिटेशन की तरह ये काम करता है। ये एक टेम्पल नहीं है, यहाँ पे आइडल वर्शिप नहीं होती है, ठीक है। वर्शिप कैसे होती है, सरकम एम्बुलेशन से होती है, प्रदक्षिणा पथ से वर्शिप होती है, इसके चारों ओर घूम करके वर्शिप होती है। ये क्या है, प्रदक्षिणा पथ है। फिर अब इसकी ओरिजिन क्या है, स्टूपा का जो ट्रेडिशन है वो मैंने आपको बताया, वो बरियल माउंट से रिलेटेड है, जो कि वैदिक टाइम में थे। अब बुद्धिस्ट ने इसे अडॉप्ट किया कब, जब गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया और उनके बॉडी से 8 रेलिक्स बनाए गए और उन्हें 8 स्तूपास को में डिवाइड कर दिया गया, each part enshrined under a stupa by different kingdom। फिर अब अशोका ने 84,000 स्तूप्स बनवाए थे, ट्रेडिशनल अकाउंट है ये। इसमें स्टोन आर्किटेक्चर, पिलर्स, रेलिंग, तोरण, स्टेट पेट्रोनेस से ये सारी चीजें बनती थी।
जो स्तूपा थे वो मॉन्यूमेंटल कब बने? अशोक के बुद्धिज्म एक्सेप्ट करने और स्तूपास को एक्सपेंड करने के बाद। गौतम बुद्धा के टाइम पे ये बहुत ज्यादा मॉन्यूमेंटल नहीं होते थे। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे ये अंडा है या डोम है, इसे क्या कहते हैं? ये गौतम बुद्धा की बॉडी को डिपिक्ट करता है ये। फिर आता है मेधी। तो जो मेधी होता है वो क्या करता है? मेधी अर्थ को डिपिक्ट करता है। फिर हर्मिका। अब हर्मिका क्या करता है? हर्मिका करता है डिपिक्ट एबोर्ड ऑफ गॉड्स को। छत्रा क्या करता है? रॉयलिटी को डिपिक्ट करता है। ये छत्रा है। और यस्ती क्या करता है? ये एक्सिस है, वर्ल्ड की कॉस्मिक एक्सिस है यस्ती। प्रदक्षिणा पथ आपको बताया मैंने, पाथ ऑफ डेवोशन है। और तोरना क्या है? इसका गेटवे है। हम्म, तोरना एक्चुअली ब्यूटीफाई होना शुरू हुए थे कब से, किस पीरियड के बाद? गौतम बुद्धा के, अशोका के मॉडर्न पीरियड के बाद ये हुए थे। पुष्यमित्र शुंग के टाइम पे इन्हें ब्यूटीफाई करना शुरू किया गया था। तो ये थी कुछ चीजें किससे रिलेटेड, स्तूपा से रिलेटेड। और फिर अब जो हमारा नया टॉपिक आता है वो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। फिर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में क्या हम देखेंगे कि ये जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है इसका काम क्या है। तो अगर कार्टेलाइजेशन हो रहा है या एब्यूज ऑफ डोमिनेंस हो रहा है, तो एक बॉडी ऑटोमेटिकली ये वाली काम में आ जाती है। एब्यूज ऑफ डोमिनेंस मतलब कोई ऐसी कंपनी जिसका उस मार्केट पे अकेला डोमिनेंस है। जैसे आप देखिए कोका कोला का सॉफ्ट ड्रिंक के एरिया में अकेला डोमिनेंस है और कोई कंपनी उसे कॉम्पिटिट नहीं कर रही है। तो अगर वो अपने डोमिनेंस का गलत फायदा उठाए तो उसे हम क्या कहेंगे? कि वो एब्यूज ऑफ डोमिनेंस कर रहा है। जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है वो एक स्टेटूटरी बॉडी है जो इंडिया में फेयर कंपटीशन इंश्योर करने के लिए बनाई गई है। इसका काम है एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को रोकना, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, फ्री एंड फेयर मार्केट कंपटीशन को प्रमोट करना। इसका जो इसको बनाया गया है वो कंपटीशन कमीशन एक्ट 2002 के अंदर बनाया गया है। एक्ट को 2007 में अमेंड करके सीसीआई को फुल्ली ऑपरेशनल बनाया गया था। कंपटीशन कमीशन एक्ट को अमेंड किया गया 2007 में और फुल्ली इसे बॉडी बना दिया गया। फिर अब इसके फंक्शन क्या है? इसके फंक्शन में आता है एंटी कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स। अब ये क्या होता है? इसका मतलब है प्राइस फिक्स करना, मार्केट डिवाइड करें और प्रोडक्शन लिमिट करें। अगर कंपनीज आपस में मिल करके प्राइस फिक्स कर रही हैं, मार्केट को डिवाइड कर रही हैं और प्रोडक्शन को लिमिट कर रही हैं। मान लीजिए जो जियो और एयरटेल मिल करके बोल दे कि अब से हम जो जियो का 3 मंथ वाला प्लान जो 1,000 का आता है अब से उसे 10,000 का कर देंगे। तो हमारे और आपके पास तो कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा क्योंकि और कोई सिम तो है नहीं। तो इस चीज को अनफेयर प्राइसिंग ना करें कंपनीज मिल करके आपस में, इस चीज को भी कौन देखता है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। फिर अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन ना हो, कंपनीज प्रेडेटरी प्राइसिंग ना करे, कॉम्पिटिटर्स को मार्केट से बाहर ना करे, कंज्यूमर्स को अनफेयर कंडीशन ना दें। इस चीज को भी रोकता है कौन? सीसीआई। रेगुलेशन भी करता है। अगर मर्जर्स हो रहे हैं, एक्विजिशन हो रहे हैं, एमलगेमेशन हो रहे हैं, तो इस चीज को कौन देखता है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब इसका कॉम्पोजिशन क्या है? इसके कॉम्पोजिशन में होते हैं चेयरमैन और मैक्सिमम 6 मेंबर्स। मैक्सिमम 6 मेंबर्स हो सकते हैं और 2 से कम नहीं होने चाहिए। कौन इन्हें अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। तो एक चीज और ध्यान रखनी है कि सीसीआई जो है वो एक जुडिशियल बॉडी नहीं है बल्कि एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी है। ये कौन सी मिनिस्ट्री में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आती है। ये स्टैट्यूटरी भी है और इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है। इसके पावर्स क्या है सीसीआई के? अब हम ये देखेंगे। पावर्स में ये इन्वेस्टिगेट कर सकती है ऑर्डर्स पे, अगर किसी कोई ऑर्डर मिला है, पेनल्टी इंपोज कर सकती है, एग्रीमेंट्स वॉइड डिक्लेयर कर सकती है और एंटरप्राइज को मॉडिफाई या स्प्लिट भी करवा सकती है। फिर अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि सीसीआई प्राइस रेगुलेट नहीं करती है, सीसीआई कंज्यूमर कोर्ट भी नहीं है और डोमिनेंट पोजीशन इटसेल्फ इलीगल नहीं होती है। अगर उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है तो ही वो इलीगल है। कार्टेलाइजेशन इलीगल है और सीसीआई इकोनॉमी वाइड रेगुलेटर है, मतलब सेक्टर स्पेसिफिक नहीं है। ऐसा नहीं किसी एक सेक्टर को रेगुलेट करेगी, ये पूरी इकोनॉमी को रेगुलेट करती है। तो ये थी हमारी सीसीआई से रिलेटेड डिटेल्स। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन।
अब कोल सेक्टर से यूपीएससी क्वेश्चंस बहुत सारे पूछता है, तो इसलिए हमें कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी पता होना चाहिए। तो ये एक सबॉर्डिनेट ऑफिस है जो काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंदर। सीसीओ का मेन रोल क्या है? इसका जो रोल है वो कोल सेक्टर में रेगुलेशन और मॉनिटरिंग करना, ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी इंश्योर करना, और कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ये इसका रोल है। सीसीओ जो होता है वो पॉलिसी मेकिंग बॉडी नहीं होता है, ये इम्प्लीमेंटेशन एंड रेगुलेटरी ओवरसाइट करता है, बस पॉलिसी नहीं बनाता ये। इसकी लीगल बेसिस क्या है? लीगल बेसिस इसकी है कि ये अपने काम, मतलब लीगल बेसिस का मतलब है कि ये एमएमडीआर जो एक्ट था, ठीक है, उसके बाद इसे बनाया गया था, उसके बेसिस पे इसे बनाया गया था। तो इसे यहाँ से क्या मिलता है? लीगल अपना सपोर्ट मिलता है। फिर अब इसके काम क्या है? इसके काम में हम आएंगे कि फंक्शन में अगर हम आए तो इसके फंक्शन में आ जाएंगे कोल क्वालिटी और ग्रेडिंग और सैम्पलिंग। इन तीनों चीज को ये डिटरमाइन करता है, कोल का ग्रेड, सैम्पलिंग प्रोसीजर और डिस्प्यूट्स में रेफरी की तरह काम करना है। तो ये तीनों काम ये करता है। ठीक है, तो ये चीजें थी किससे रिलेटेड? कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड। अब इसके कुछ और काम हैं, जैसे कि कोल प्रोडक्शन और डिस्पैच मॉनिटरिंग। कोल प्रोडक्शन डेटा कलेक्ट करना कि कितना कोल कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, डिस्पैच और सप्लाई को मॉनिटर करना, कहाँ जा रहा है और कहाँ से आ रहा है। कोल के स्टैटिस्टिक्स को भी पब्लिश करता है ये, इससे गवर्नमेंट को रियल टाइम सिक्योरिटी डेटा, सॉरी, रियल टाइम सेक्टोरल डेटा भी मिलता है। माइन ओपनिंग और माइन क्लोजर से भी को भी अप्रूवल देने का काम करता है ये। माइनिंग प्लान को भी अप्रूवल देता है। ये अप्रूवल एमएमडी एक्ट के अंदर आते हैं। पर ये एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो होता है ना वो अलग होता है। माइन अप्रूवल करना और एनवायरमेंट क्लियरेंस ये दोनों चीज अलग अलग है। तो ये सिर्फ माइंस को अप्रूव करता है, उन्हें एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं देता है। तो इसके जो हेड होते हैं वो कोल कंट्रोलर उन्हें कहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर अपॉइंट होते हैं, क्वाजी रेगुलेटरी अथॉरिटी के रूप में काम करते हैं ये। तो ये सारे फीचर्स मैंने आपको बता दिए कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन के, बाकी आप यहाँ से देख करके इसे रिवाइज कर लीजिएगा। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पीएम कृषि सिंचाई योजना। ये जो स्कीम थी ये 2015 में लॉन्च हुई थी। इसका मोटो क्या था? हर खेत को पानी और मोर क्रॉप पर ड्रॉप। ये इसके दो मोटो थे। सिंपल शब्दों में बोले तो इरिगेशन कवरेज बढ़ाने की बात करती थी, वाटर यूज एफिशिएंसी इंप्रूव करने की बात करती थी, और एग्रीकल्चर को वाटर सिक्योर बनाने की बात करती थी। तो इसके कोर ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या आ जाएंगे? पानी को फील्ड तक पहुंचाना, वाटर वेस्टेज को कम करना, मतलब वाटर यूज एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना, सस्टेनेबल इरिगेशन प्रमोट करना, मतलब माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकल, जिसमें पानी बर्बाद ना हो, फार्मर्स की इनकम को बढ़ाना। ये इसके कोर ऑब्जेक्टिव्स थे। अब कंपोनेंट्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट इसके कंपोनेंट ही है। तो कंपोनेंट में आता है एसिलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। अब एसिलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम में क्या है? इसमें पेंडिंग इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया जाएगा, मेजर और मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को कवर किया जाएगा, डैम कैनाल जैसे लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। हर खेत को पानी, अब ये जो है सब कंपोनेंट, इसमें क्या आएगा? सरफेस वाटर प्लस ग्राउंड वाटर दोनों कवर है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन बनता है हर खेत को पानी में सिर्फ सरफेस वाटर ही कवर किया जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि इसमें दोनों कवर्ड है, सरफेस और ग्राउंड दोनों। कमांड एरिया डेवलप करना, वाटर सोर्स से फार्म तक कनेक्टिविटी बढ़ाना, ये भी इसका काम है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप के नाम से ही क्या लग रहा है कि ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकल इरिगेशन, मतलब वाटर सेविंग करनी है और उतने ही पानी से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी अचीव करने का इसका एम है। प्रिसीजन एग्रीकल्चर को भी ये प्रमोट करता है। वाटरशेड डेवलपमेंट, इसमें क्या आएगा? रेनफेड एरियाज के लिए है, सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन के लिए है, ड्रॉट प्रूफिंग के लिए है, और ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए है, ये वाली इस सब स्कीम। एक अम्ब्रेला स्कीम है ये, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आती है। अम्ब्रेला स्कीम क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी सब स्कीम्स हैं, इनको ये अपने अंदर कवर करती है। ठीक है, ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की स्कीम नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की स्कीम है। इस चीज़ को ध्यान रखना है और अच्छे से नोट करके याद कर लीजिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इससे रिलेटेड। अब आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।